आगे की जैसे ललित मित्र जी ने शुरुआत की, वैसे देखा जाए तो एक बुद्धा और राजा के बीच का एक संवाद है। तो वह शुरुआत में हम पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने चर्चा की शुरुआत करता हूँ। तो यह जो संवाद है यह हम कहाँ देखते हैं? बुद्ध और उनके धम्म, इसमें यह संवाद आया हुआ है। चौथे भाग में है, गृहस्थों के लिए बुद्ध ने दिए हुए प्रवचन है। और उसमें जो पहला है यह हमने सुना है, प्रसन्न बोधि जी ने उसके बारे में हमारे सामने कुछ बातें रखी है। वह विषय था सुखी गृहस्थ के लिए जीवन नियम। दूसरा जो आज हम देखने वाले हैं, पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। तो बुद्ध ने ऐसा उस समय में कहा है और उसके ऊपर हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो इसकी जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार शुरू होती है। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके पास आए। जिस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहे थे, राजमहल से एक दूत आया और उसने आकर राजा को कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। राजा बड़ा दुखी और निराश हो गया। यहाँ जो शब्द है उसको खिन्नता ऐसा बताया गया है। भगवान बुद्ध ने राजा से उसकी निराशा का कारण पूछा। राजा बोला कि उसे अभी अभी एक अप्रसन्न करने वाला एक समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तब उस समय भगवान बुद्ध ने इसकी चर्चा करते हुए कहा, महाराज, यह हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। वह बुद्धिमती हो, सुशील हो और पति के माता पिता की सेवा करने वाली हो, एक अच्छी लड़की हो। और हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह बड़े काम करे, बड़े राज्यों का शासक हो, श्रेष्ठ माता पिता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता हो। तो यह जो है उन दोनों के बीच का संवाद है। तो यह हम देखते हैं कि शुरुआत में जैसे ही राजा को पता चलता है कि पुत्री का जन्म हुआ है, तब राजा जो है वो दुखी हो जाता है और निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि क्या आज के समय में यह जो परिस्थिति है वो लागू है क्या? तो मुझे लगा कि हाँ, आज के परिस्थिति में भी कुछ जगहों पर यह बात आज भी लागू हो सकती है। बहुत बार ऐसे समाज भी है हमारे देश में, पुत्री के जन्म होने से वो उदास होते हैं, दुखी होते हैं। जब मैं शुरुआत में यहाँ देख रहा था कि आज हम सभी यहाँ बैठे हैं, तो बड़ी मात्रा में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हमें यहाँ दिखती है। तो इस बात से मैं यह अंदाज लगा रहा था कि जब हम देख रहे कि राजा स्वयं यह कहता है, राजा होकर पुत्री का जन्म होने पर वह दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, तो सही में समाज में पुत्र को लेकर हमारी क्या मान्यता है, पुत्र को लेकर हम क्या देखते हैं? तो समाज में कुछ मान्यताएं हैं। समाज जो भी हम शुरुआत का काल देखते हैं, मध्ययुगीन काल देखते हैं, तो उसमें कुछ मान्यताएं हम देखते हैं। पुत्र को लेकर क्या होता है कि पुत्र हमारे संपत्ति का वारिस है, ऐसी एक मान्यता है। और बहुत सारे लोग जो इस बात को मानते हैं। पुत्र का अगर जन्म हुआ तो वह आनंदित होते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि पुत्र हमारे संपत्ति का वारिस है, ऐसी मान्यता है। दूसरी मान्यता हम देखते हैं कि वंश का वह दिया होता है, ऐसा भी कहा जाता है कि क्या कहते हैं पुत्र को, पुत्र जो है वह वंश का दिया है और बुढ़ापे में हमारा वो सहारा होता है। हमारे मृत्यु होने पर वह हमें अग्नि देता है। तो ये सभी जो बातें हैं वो पुत्र के बारे में कही गई है।
या कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं या कुछ लोग उसको मानते हैं। वही बात जब हम पुत्री की देखते हैं तो शुरुआत कैसे होती है? जैसे अभी हमने राजा की कहानी सुनी। राजा को जैसे पता चलता है कि पुत्री का जन्म हुआ, वो तुरंत दुखी हो जाता है और उदास हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो कुछ मान्यताएं जो है वो ऐसी कहती है कि पुत्री का जन्म यानी दुखद है। दूसरा, पुत्री को क्या समझा जाता है? पुत्री यानी ये पराया धन है कि भलाई बचपन से हमारे पास में रहती है, बड़ी होती है तो किसी और के घर में चले जाती है। तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि पुत्री को यह पराया धन समझा जाता है। और ऐसा भी होता है कुछ परिवारों में जहाँ पुत्र और पुत्री है, उन दोनों को जो पढ़ाने की बात आती है तो पुत्री पढ़कर क्या करेगी, लड़की पढ़कर क्या करेगी, ताकि उसको घर ही संभालना है। यह भी मान्यता है। और उसके बाद ऐसा भी समझा जाता है कि पुत्री एक तरीके से क्या है, एक बोझ है। तो यह जो मान्यताएं है, मैं देख रहा था कि क्या ऐसा क्यों समझा गया, ऐसा क्यों मान्यताएं है अलग अलग समाज में पुत्री को लेके, इस प्रकार की सोच क्यों है, क्यों ऐसा सोचा जाता है। तब मैं देख रहा था कि इतिहास में ऐसी कौन सी बात है। तब मेरे ध्यान में आया कि जब मैं कुछ पढ़ रहा था, मनु की कुछ बातें पढ़ रहा था, तो उस मनु के कुछ बातों में यह एक श्लोक मुझे मिला। और वह जो श्लोक है वो संस्कृत में है। बाल्यो पितुवेशे तिष्ठेत् प्राणिग्रहस्य यौवने पुत्रान् भर्तित प्रेते न भजस्त्री स्वतंत्राम्य। इसका मतलब क्या है कि यह एक रूढ़िवादी परंपरा की सोच है। उस सोच की वजह से हम आज की जो परिस्थिति देखते हैं या पुत्री को लेके जो परिस्थिति देखते हैं, पुत्री को लेके जो विचारधारा देखते हैं, पुत्र को लेके जो विचारधारा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन कुछ बातों से ऐसी समाज धारणा बनती गई और पुत्री को लेके ऐसी एक तरीके से जो भेदभाव की बातें हैं यह निर्माण होती गई। और वह मेरे ध्यान में आया। तो मैं एक जो साहित्यकार है उनको पढ़ रहा था। वो ये कहते हैं, उनका नाम है जेम्स टायसन। वे कहते हैं, वी कैनॉट इमेजिन वेल नेशन विदाउट वुमेन। इसका अर्थ ऐसा होता है, महिलाओं के बिना एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो एक तरफ हम यह बात देखते हैं कि स्त्री को एक तरीके से गुलामी की तरफ से देखा गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यह क्या कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं कि महिलाओं के बिना एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि यह स्वतंत्रता पूरी तरह स्त्री को देते हैं। उसके साथ साथ अगर थोड़ा समय आगे जाके बढ़ रहा था तो बुद्ध एक ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने स्त्री को पूरी तरह स्वतंत्रता दी। और वहाँ से हम देखते हैं कि स्त्री के प्रति जो स्वतंत्रता का जो कार्य है वो फिर आगे बढ़ते गए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी मैं बताता हूँ कि जैसे हम सभी महाप्रजापति गौतमी के बारे में जानते हैं। तो गौतमी को लगता है, महाप्रजापति गौतमी को, कि जैसे पुरुष सभी प्रवज्जित हो रहे हैं तो क्या स्त्रियां भी प्रवज्जित हो सकती है। वो फिर बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध को विनती करती है कि मुझे भी प्रवज्जित होना है। उसके साथ साथ जो शाक्य वंश की महिलाएं हैं उनमें से बहुत सारी जो महिलाएं वो भी प्रवज्जित होना चाहते हैं। शुरुआत में बुद्ध ने नकार दिया। उसके बाद प्रजापति गौतमी वहाँ से आती है और दुखी हो जाती है और अपने सभी जो साथी हैं उनको बताती है कि तथागत ने इस बात के लिए नकार दिया। फिर से वह सभी यह तय करते हैं कि तथागत की जो नकार है उसको हम अंतिम नहीं मानेंगे, हम स्वयं अपने बाल मुंडाएंगे, चिवर पहनेंगे, फिर से एक बार हम प्रयास करेंगे। तो वह सभी जो प्रजापति गौतमी के साथ साथ जो अन्य स्त्रियां थी वे सभी क्या करते हैं, अपना सिर मुंडाते हैं, चिवर धारण करते हैं
प्रजापति गौतमी वापस बुद्ध के पास जाके फिर से एक बार विनती करती है। फिर से बुद्ध क्या करते हैं, फिर से उनको नकार देते हैं। तो जहाँ बुद्ध ठहरे वो बाहर आती है और वहाँ रोने लगती है, दुखी हो जाती है। तो आनंद उस दिशा से जाते रहते हैं। आनंद प्रजापति गौतमी को देखते हैं और प्रजापति गौतमी के पास जाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। वो पूछते हैं कि आप बहुत दुखी हैं और आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपके पैर सूजे हुए हैं और आप बहुत निराश दिख रहे हैं, तो क्या कारण है? ऐसा आनंद गौतमी को पूछते हैं। प्रजापति गौतमी जो है बुद्ध से जो भी उनकी चर्चा हुई, जो संवाद हुआ, बुद्ध ने जो नकार दिया, वह सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद वह सभी बातें सुनते हैं और फिर बुद्ध के पास जाते हैं, जाकर बुद्ध से चर्चा करते हैं। उसके बावजूद भी बुद्ध उनको नकारते हैं। फिर आनंद और बुद्ध का अच्छा संवाद होता है। संवाद होने के बाद आनंद उनके ध्यान में लाकर देते हैं बुद्ध के। फिर बुद्ध को वो पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमने स्त्रियों को भी संघ में प्रवजित करना चाहिए? तब बुद्ध कहते हैं कि आनंद, मुझे गलत मत समझो, मैंने जो भी कारण दिए वह व्यवहारिक कारण है। उन व्यवहारिक कारणों की वजह से मैं गौतमी के प्रवज्जा के लिए नकार रहा था। उसके बाद बुद्ध कुछ 8 नियम बताते हैं और वो आनंद को कहते हैं कि आनंद, आप जाओ गौतमी से चर्चा करो और इन 8 नियमों के बारे में वह स्वयं उससे प्रतिज्ञाबद्ध हो और अन्य स्त्रियों के लिए भी वह जिम्मेदारी वह स्वयं ले। यह बातचीत आनंद और बुद्ध के बीच में होती है। आनंद जाते हैं और महाप्रजापति गौतमी को बताते हैं। महाप्रजापति गौतमी इन सभी बातों को सुनती है, उन दोनों में चर्चा होता है। उसके बाद महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के पास जाती है और वो प्रवज्जित होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इतिहास में यह जो बुद्ध और महाप्रजापति गौतमी के बीच में जो संवाद हुआ, उसके आधार पे महाप्रजापति गौतमी को वह पहली ऐसी भिक्खुनी बनी, संघ में प्रवेश मिला। फिर हम देखते हैं कि इतिहास में बुद्ध ने पहली बार स्त्री को एक तरीके से स्वतंत्रता दी और उसको पुरुषों के समान रखा। और वह समान अधिकार, जैसे एक भिक्षु को सभी बातें लागू है, उसी प्रकार भिक्षुनी को भी वो सभी बातें लागू है। ऐसा समाज के लिए एक संदेश बुद्ध ने दिया। जब मैं यह सारी कहानी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक तरफ हम देखते हैं कि सभी गुलामी की बातें हम देख रहे हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं कि बुद्ध ने स्त्रियों को स्वतंत्रता दी। तो यह जो है ये विरोधाभास है और उसकी वजह से जिन जिन लोगों के मन में यह स्त्री के प्रति गुलामी की भावना होगी वह निश्चित ही स्त्री को ऐसे देखेंगे, और जिनके मन में स्त्री के प्रति स्वतंत्रता की भावना रहेगी वह सभी स्त्री को स्वतंत्र करके देखेंगे। तो ठीक है, ये इतिहास की बात है। एक बार का उदाहरण है कि मैं जब ट्रेन से सफ़र कर रहा था, लगभग 2007 या 2008 की बात है, तो मैं देख रहा था कि एक परिवार था, पति पत्नी दोनों थे और वो सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते वो वहाँ जा रहे थे जहाँ उनका पुत्र था, उनका लड़का जहाँ रहता था वहाँ वो जा रहे थे। उनका लड़का हैदराबाद में रहता था और वो किसी गांव से उनके पुत्र के पास जा रहे थे। पिता बहुत बीमार था, जो चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, बहुत बीमार था। उसने अपने पिता से बातचीत की, पूछा, पिता ने पुत्र को पूछा कि बेटा मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना इलाज कर सकूं। तो पुत्र ने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपका इलाज करा दूंगा। फिर वह जो दोनों पति पत्नी हैं, उस पुत्र के माता पिता, वो दोनों क्या करते, पुत्र के पास जाने के लिए निकल गए। जब मैं उनके पास बैठा, उनको देख रहा हूँ, उनसे जब मैं वार्तालाप कर रहा था, तब उन्होंने सभी ये बातें मुझे बताई। तो उस समय मैं हैदराबाद में कुछ काम से जा रहा था और मेरे सामने ये दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। वो फ़ोन कर रहे थे पुत्र को कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पुत्र का उत्तर आ रहा था, ठीक है आप स्टेशन पहुँच जाओ, मैं आता हूँ लेने के लिए। तो रास्ते पर जब वो स्टेशन पहुँचे तब वो बात करते रहे पुत्र से। तो पिता की जो उस वयोवृद्ध जो व्यक्ति थी, उनकी तबीयत इतनी खराब थी
कि वह शंकाएं थी कि सही में वह हैदराबाद तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ समय के बाद एक पुत्र ने क्या किया, फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। बार बार मुझे परेशान मत करो, मैं काम में हूँ करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, फ़ोन रख दिया। और फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से फिर वो उनसे बातचीत भी नहीं कर पा रहे। वो बार बार किसी और का फ़ोन लेके उनकी जो माता है फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो आते आते रास्ते में मैंने देखा कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने की वजह से उनको एक स्टेशन पर उतार दिया गया। टीसी को जब पता चला कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है तो टीसी ने उनको एक स्टेशन पर उतार दिया। और फिर जब मैं वापस लौट रहा था तब मैंने देखा कि वह जो वयोवृद्ध व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई। मैं हैदराबाद गया, 2 घंटा मेरा काम था, वो फिनिश करके मैं वापस जब लौट रहा था तब मैंने देखा कि वह जो व्यक्ति है वो स्टेशन पर मरा हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन बेटे का कोई फ़ोन नहीं, बेटा नहीं आ पाया। तो उस समय क्या हुआ, फिर मैं वहाँ कुछ देर वहाँ ट्रेन रुकी, मैं भी वहाँ रुका, देखता रहा कि भाई क्या होगा इनका। तो फिर उनकी जो पुत्री है वो वहाँ पे आई, वो नज़दीक में रहती थी, वो वहाँ आई और वो भी बहुत गरीब थी, उसका पति नहीं था और वो भी बहुत समस्या में थी। उसके बावजूद उस पुत्री ने क्या किया, जितने लोग स्टेशन पे थे उन सभी से उन्होंने कुछ पैसे मांगकर अपने पिता का अंतिम संस्कार उसने किया। जब वो पुत्री वहाँ आई, किसी न किसी के माध्यम से उनके पुत्र तक जब मैसेज पहुँचाया तो उन पुत्र का उत्तर आया, जब उनके पिताजी की मृत्यु नहीं हुई थी उस समय, हाँ अगर कुछ हो जाए तो मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगा उस समय। तो पुत्री बड़ी दुखी थी, माता बहुत दुखी थी। अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यानी मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी समाज में होता है। हमको लगता है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारा बदल गया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं। इसलिए बुद्ध ने जो कहा कि पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है, मुझे लगता है कि ऐसे भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, पुत्र मेरा जो वारिस है, पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ऐसा जो हम समझते हैं कभी कभी ये गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए हमें वास्तविकता को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण मैं देखता हूँ, बुद्ध थोड़ा आगे चल के कहते हैं कि वह बुद्धिमती हो सकती है, यानी स्त्री भी बुद्धिमान हो सकती है। तो बुद्धिमान की बात जब मैं करता हूँ तो मैं यह देखता हूँ कि हर एक परिवार में जो स्त्री होती है वो सुशील होती है, सृजनशील होती है। हम यहाँ पुरुष भी बैठे हैं, स्त्री बैठे हैं। हम देखते हैं कि परिवार में जब भी कोई काम होता है, फिर खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, उनको अच्छे संस्कार देना है, उनका पालन पोषण करना है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सहयोग है, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वह स्त्रियों की तरफ होता है और स्त्रियाँ वो बहुखूबी निभाती है। इसलिए बुद्ध जो कहते हैं कि पुत्री जो है बुद्धिमान हो सकती है, इससे हमें पता चलता है कि कैसी भी परिस्थिति आए वह उस परिस्थिति का सामना करती है और उसे अच्छे से निभाने का वो प्रयास करती है। तो बचपन में जब मैं छोटा था तब मैं अपने मम्मी की तरफ से सुनता था कि क्या हुआ, जब मेरे बड़े दीदी का जन्म हुआ, मेरे पिताजी उस समय तक, जन्म होने से पहले तक हर शनिवार को जाते थे, मेरे माता के पास में रुकते थे जब वो गर्भिणी थी और उससे बातचीत करते थे, फिर रविवार को वापस चले जाते थे। ऐसा हर बार यह 3 माह तक चलता रहा। 3 माह के बाद में मेरे मम्मी की डिलीवरी हुई और फिर मेरे पिताजी को एक मैसेज मिला कि आपको लड़की हुई। तो मेरे पिताजी बड़े नाराज़ हो गए, दुखी हो गए। और उस समय की संस्कृति के हिसाब से, उस समय की विचारधारा के आधार पे उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, उसे नहीं लेके आऊँगा। तो ऐसे 3 माह तक मेरे पिताजी जो है मेरे मम्मी के पास नहीं गए, मेरे दीदी को नहीं देखा उन्होंने। फिर धीरे धीरे लोगों ने समझा कि ऐसा नहीं, वो तुम्हारी लड़की है, तुम्हारी बीवी है, तुमको जाना है, उसे लेके आना है, उसका देखभाल करना है। तो फिर पिताजी आ गए और दीदी को लेके आए, मम्मी को लेके आए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उनकी जो
सोच थी वो धीरे धीरे बदल गई, क्योंकि मेरी दीदी पढ़ने में अच्छी होशियार थी, स्कूल में अच्छा फर्स्ट रैंक आता था उसका। उसकी वजह से सभी पूछते थे कि भाई किसकी लड़की है, तो वो बताते थे कि हाँ इनकी लड़की है। तो धीरे धीरे उनको वह ध्यान में आया। और बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि पुत्री है तो क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ऐसी शंका होती है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि पुत्री जो है वो पुत्र से भी आगे। उसके पीछे का कारण क्या है? जैसे बुद्ध ने स्त्रियों को स्वतंत्रता दी, अगर हम सभी ऐसा सोचते हैं कि निश्चित ही पुत्री भी अच्छी हो सकती है, यह विश्वास हम रखते हैं और पुत्री को भी ऐसी परिस्थिति देते हैं तो वह भी अच्छी हो सकती है। उसके बाद मैं देख रहा था कि पढ़ रहा था कि और इतिहास में क्या है और कौन सी ऐसी बातें हैं, तो मुझे ध्यान में आया कि सावित्रीबाई फुले का हम उदाहरण देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले ऐसी पहली महिला थी जो शिक्षित हुई स्वयं ज्योतिबा फुले की तरफ से, और उन्होंने संघर्ष किया महिलाओं के शिक्षा के लिए। पहली जो महिलाओं की स्कूल जो है सावित्रीबाई फुले ने खोली थी, और उन्होंने महिलाओं के लिए जो विधवा विवाह है, महिलाओं का शिक्षण है, दलितों के लिए प्रशिक्षण है, ये सभी बातों के लिए उन्होंने समाज से संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो सभी जो समाज के अन्य वर्गों के जो लोग थे उन पर कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, और उनको एक तरीके से कुछ गालियां भी दी जाती थी। लेकिन वह स्त्री थी जो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान थी, धैर्यवान थी, और सभी समाज का संघर्ष वह करते गई। और वह क्या करती थी, जब पढ़ाने के लिए निकलती थी तो अपने बैग में एक साड़ी रखती थी और एक साड़ी वो पहन कर जाती थी। तो वहाँ जाने के बाद वह साड़ी बदलकर फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। तो हम देखते हैं कि यह जो संघर्ष है, संघर्ष की वजह से आज हम एक तरीके से क्या कहते हैं, दुनिया के लिए वो एक नायिका बनी, एक उदाहरण बनी कि सही में सावित्रीबाई फुले का जीवन अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे संघर्ष उनके सामने थे। उसके बावजूद भी उन सभी संघर्षों का सामना करते करते उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श रखा कि महिला अगर कुछ करना चाहे तो वह क्या कर सकती है। यह एक आदर्श उन्होंने हमारे सभी के सामने रखा और पूरे देश की वो नायिका बनी। अंत में देखते हैं कि वो अपने जो पुत्र को उसने दत्तक लिया था, उनको उन्होंने पढ़ाया और वो डॉक्टर बने। अंत का जो उनका जीवन था वो इस प्रकार था कि उस समय हम देखते हैं कि प्लेग की व्याधि आई और बहुत सारे लोगों की उसमें प्लेग में मृत्यु हुई। तो उसमें जो भी लोग बीमार थे, प्लेग से ग्रसित थे, उन सभी को अस्पताल तक लेके आना यह सावित्रीबाई फुले का काम था। वह अस्पताल तक लेकर आती थी, उनका जो पुत्र था वो उनका इलाज करता था। उस संघर्ष में जो कार्य सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया, अंत में जो भी लोग बीमार थे, प्लेग के ग्रसित थे, उन सभी को अस्पताल लाते लाते एक दिन वह स्वयं प्लेग से ग्रसित होकर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह सभी हमारे लिए संदेश है कि एक महिला क्या कर सकती है। इसलिए बुद्ध ने जो इतिहास में कहा था कि पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है, यह उसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। और अगर हम आगे चलते हैं, उसके बाद तीसरी बात जो बुद्ध कहते हैं कि वो पति के माता पिता की अच्छी सेवा करने वाली हो सकती है। तो विशाखा की कहानी हम सभी को पता है। विशाखा के अगर कहानी हम पढ़ते हैं, विशाखा के बारे में पढ़ते हैं, तो बुद्ध और उनके धम्म में विशाखा के बारे में बहुत अच्छी बातें आई है। विशाखा बुद्ध की एक अच्छी शिष्य थी, उपासक थी। उनके आयु के 7 वर्ष में ही वह बुद्ध से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। तो उस समय के उनके माता पिता, उनके जो दादा थे, वह बुद्ध से मिलने के लिए कुछ सैनिक को देकर उनके साथ में भेज देते हैं। वो 7 वर्ष की युवा लड़की बुद्ध से मिलने जाती है, बुद्ध से मिलती है। बुद्ध के पास जाने के बाद वह बुद्ध की उपासिका बन जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि विशाखा साकेत आती है। साकेत आने के बाद साकेत में पिताजी जब साकेत आ जाते हैं, माता पिता के साथ में वह भी साकेत आ जाती है। तो उस समय क्या होता है कि एक जो
मिगार है, राजा मिगार जो है वह क्या करता है, अपने पुत्र के लिए एक पुत्र वधू ढूंढते रहता है। तो इसलिए वह कुछ लोगों को अपने पुत्र के लिए अच्छी लड़की ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तो वह जो पुत्र के लिए अच्छी लड़की ढूंढने वाले जो लोग होते हैं वो घूमते घूमते जहाँ विशाखा है वहाँ वो पहुँचते हैं। विशाखा के पास पहुँचने के बाद उस समय जब विशाखा के पास वो पहुँचते हैं तो बहुत ज़ोर से वर्षा आती है, बारिश आती है। तो कुछ जो विशाखा की साथियाँ हैं वो सरोवर के पास स्नान करने जाती है और वो सभी बारिश के वजह से भागते हुए आकर एक जगह खड़े हो जाती है और विशाखा जो है धीरे धीरे चलते हुए आती है। तो वह जो लोग विशाखा को देखते हैं, देखकर विशाखा से संवाद करते हैं और उनको पूछते हैं कि आप दौड़कर अपने कपड़े भीगने से क्यों नहीं बचाए। उस समय विशाखा का उन लोगों के साथ में चर्चा होता है। वो विशाखा बताती है कि अगर मैं दौड़कर आती तो फिसल कर गिरने का भय होता है और युवा अवस्था में जो स्त्री होती है वो इस प्रकार होती है कि शादी के लिए वह पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का अंग भंग जो है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी ही गति से धीरे से चलते आई हूँ और मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। तो इससे वह जो लोग अपने मिगार राजा के जो पुत्र के लिए पुत्रवधू ढूंढने के लिए आए उनको विशाखा के सौंदर्य का तो एक अच्छा अनुभव हुआ ही था, उसके साथ साथ उनके बुद्धि का भी उनको एक परिचय हुआ। उसके बाद वह तय करते हैं और उनको विशाखा को एक पुष्पगुच्छ देते हैं प्रतीक के तौर पर कि पुत्रवधू के लिए उनका चयन किया जाए। विशाखा अपने घर चली जाती है, उनके पीछे पीछे वह जो लोग थे वो भी जाते हैं और विशाखा के पिताजी के साथ में यह चर्चा होती है। उसके बाद विशाखा की शादी हो जाती है। विशाखा वापस वहाँ आती है जहाँ मिगार है और एक दिन क्या होता है, मिगार जो होता है वो निघंटनाथ के शिष्य होते हैं। उनके शिष्य होने की वजह से और जो विशाखा है वो बुद्ध की शिष्य होती है, उसकी वजह से जो मिगार है जैसे विशाखा घर आती है निघंटनाथ के कुछ लोगों को वो बुलाते हैं, लेकिन विशाखा और उसी समय वो कहते हैं विशाखा को कि आप इनका स्वागत कीजिए। लेकिन निघंटनाथ के जो शिष्य थे उनकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए वह जो विशाखा है वह सामने आने से नकारती है और मिगार को गुस्सा आता है विशाखा का। और उस समय के जो भी लोग वहाँ आते हैं वे सभी क्या कहते हैं कि विशाखा को अपने घर वापस लौटा दो, ताकि उन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया, हमारा अपमान किया। इस तरीके से मिगार को कहा जाता है। तो मिगार क्या कहते हैं कि थोड़ा समय इंतज़ार करने का वो प्रयास करते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि मिगार जो है वो खाना खाने बैठते हैं। विशाखा उनको उस समय जैसे हम देखते हैं कि पंखे से हवा देते रहती है और मिगार जो है वो बैठकर खाना खाता है। उस समय एक भिक्षु जो है भिक्षाटन के लिए आता है और विशाखा जो है वहाँ बैठी होती है और विशाखा थोड़ी बाजू हो जाती है ताकि मिगार की जो नज़र है वो भिक्षु पर पड़े, लेकिन मिगार जो है भिक्षु की ओर नहीं देखते हैं। उसके बाद विशाखा कहती है मिगार को कि हे बनते आप थोड़ा आगे जाइए, ताकि मेरे जो ससुर है वो बासी खाना खा रहे हैं, इसलिए वो आपको दान नहीं दे सकते। तो वह जो बात है मिगार को बड़ा क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है कि विशाखा ने मेरा अपमान किया। और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ लोगों को बुलाया जाता है। जो 8 लोगों की एक समिति बैठती है कि विशाखा की तरफ से अगर कुछ गलती होती है तो उसका चर्चा करके वो सत्य क्या है उसमें से खोजने के लिए 8 लोगों की समिति होती है। तो उनको बुलाया जाता है और विशाखा के ऊपर जो भी आरोप लगते हैं वो एक एक करके बताया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो भी विशाखा के ऊपर आरोप लगे हैं वो आरोप जो है वो निरर्थक सिद्ध होते हैं। उसके बाद वह जो मिगार है वो उसके सामने विशाखा कहती है कि अभी मुझे मेरे पिता के पास भेज दिया जाए, ऐसी इच्छा जो विशाखा जाहिर करती है। फिर मिगार और उनकी जो पत्नी है दोनों भी विशाखा को
अपनी गलती की वो माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद क्या होता है, विशाखा एक शर्त रखती है कि मैं तभी रुक सकती हूँ कि जब आप बुद्ध और उनके भिक्षुओं को भोजन के लिए निमंत्रण दें। तो उस समय मिगार जो है और उनकी जो पत्नी है बुद्ध को और उनके साथ के कुछ भिक्षुओं को भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं। वो आते हैं। आने के बाद में विशाखा को मिगार जो है वो कहते हैं कि बुद्ध को और उनके भिक्षुओं को आप ही भोजन परोसिए। और वो निघंटनाथ के शिष्य होने की वजह से बुद्ध की जो देशना है वो सुनने के लिए नहीं जाते हैं। वो एक जगह बैठकर लेकिन बुद्ध की देशना वो सुनते हैं। सुनने के बाद वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो स्वयं बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। और इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि विशाखा जिस प्रकार से उन दोनों पति पत्नी की सेवा करती थी, मिगार की और मिगार के परिवार की, अंत में मिगार क्या कहते हैं कि विशाखा को वो माता कहते हैं, माता की दर्जा देते हैं उनके उस अच्छे कार्य को ध्यान में रखते हुए। तो हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि जो पुत्री है वो अपने पति के माता पिता की अच्छी सेवा करने वाली हो सकती है। तो इससे यहाँ हमें पता चलता है कि विशाखा जो है अपने सास ससुर की अच्छी सेवा करने के कारण मिगार ने जो है उनको माता का आदर दिया है। इसलिए विशाखा को जो है कालांतर से मिगार माता के नाम से भी जाना गया। तो यह हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि बुद्ध यह कहते हैं कि पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। यह इस कहानी से हमें पता चलता है। अंत में वो क्या कहते हैं कि जिस पुत्र को वो जन्म देगी वह अच्छा शासक हो सकता है, अच्छा नेता हो सकता है। तो राजा अशोक की अगर हम कहानी देखते हैं, शुरुआत का अगर उनका जीवन छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उस योगदान में हम देखते हैं कि जहाँ वहाँ शिलालेख हुए हैं बौद्ध विहारों का निर्माण करना, तो उस समय के बौद्ध विहारों में केवल पूजा होना, प्रवचन होना इतना ही नहीं, तो शिक्षा भी वहाँ होती थी। शिक्षाओं के लिए भी वह विहारों में वह जगह होती थी और लोगों को पढ़ाया जाता था। शिक्षा की भी वहाँ सुविधा थी। तो इसलिए हम यह देखते हैं कि बुद्ध विहारों का बनना, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है राजा अशोक का रहा है। उसके साथ साथ उतना ही नहीं तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैसा हम देखते हैं कि राजा अशोक की पुत्री संघमित्रा वह श्रीलंका गई और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान वहाँ रहा है। वहाँ के भिक्षुणी संघ की निर्मित के लिए संघमित्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वही नहीं तो अलग अलग जो बौद्ध राज्यों में हम देखते हैं, बौद्ध राष्ट्रों में हम देखते हैं, तो वहाँ तक उनका प्रचार प्रसार होता रहा। तो अंत में हम यह देखते हैं कि आज जो भी महिलाओं की स्थिति है, उस स्थिति के लिए जो भी उस समय की बातें रही है, उस समय की सामाजिक जो प्रबोधन रहा है, उस समय की सामाजिक कार्य रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान आज हम देखते हैं। आज की महिला कैसी है कि पुरुष के साथ साथ समान है और कुछ महिलाएं पुरुष से आगे भी है। इसलिए बुद्ध का जो कहना था कि पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है, वह आज के परिस्थिति में, आज के आधुनिक युग में हमको देखने को मिलता है। कि आज हम देखते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है। उसके साथ साथ एक अच्छी पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। स्पेस में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला है और बिना पैर के भी एवरेस्ट माउंट शिखर पर जाने वाली महिला भी महिला ही है। तो यह जो अच्छे उदाहरण जो हमारे सामने आधुनिक युग में जो उदाहरण है वह यह साबित करते हैं कि पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। उसके बावजूद मुझे यह कहना है कि हम सभी अगर महिलाओं को हमारे समान समझते हैं तो बहुत बार हमें यह देखने को मिलता है कि जब स्त्री खाना बना रही है, कुछ घर के काम कर रही है, तो हम पुरुष मंडली जो है बहुत बार उनको हम मदद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये तो महिलाओं का काम है, ये उन्होंने करना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर यह भेदभाव खत्म हो जाएगा उस दिन निश्चित ही हम महिलाओं को हमारे बराबर समझेंगे और समान समझेंगे। और बुद्ध की जो यह बात थी पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है, यह वास्तव में सार्थक होगा।
तो आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुन लिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया आज के इस रविवार के सत्र में आपके सामने मैं कुछ कह पाऊँ, उनका भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। अंत में हम सभी को यही विनती करता हूँ कि हम सभी ने महिलाओं को आदर करना है, हमारे समान समझना है और उनको मदद करना है, तभी जाकर हम एक अच्छा आदर्श समाज निर्माण कर सकते हैं। तो इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद।